हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में हम एक बड़ा कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कि आप अपनी टीम को या अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि इसको अपनी कंपनी समझो, लेकिन वो समझ नहीं रहे और ना कभी समझेंगे। और आप जितना मर्जी ये कोशिश करते रहें कि वो ओनर की तरह एक्ट करें या सीईओ की तरह एक्ट करें, वो हमेशा एलईओ की तरह ही एक्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई एक्चुअली सोल्यूशन है या सिर्फ एक ड्रामा है जो कि एम्प्लॉयज़ को बेचा जाता है और एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है? एम्प्लॉयज़ भी इस वीडियो को देखें और मालकान भी देखें और देखें कि आप वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि कुछ होना चाहिए लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा। तो एम्प्लॉय इसको अपनी कंपनी समझो और सीईओज़ के अंदर घुस के पटेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? कैसा जा रहा है धंधा पानी? इस दफा मैंने उल्टा कर दिया धंधा पानी और बिजनेस की लर्निंग को। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं? अपना फीडबैक देके जरूर बताते रहा करें ताकि आने वाली वीडियोस को मजीद बेहतर किया जा सके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे करियर या बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए, पेड सेशन देता हूं मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक होगा। आप मेरी टीम से 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम में बुक कर सकते हैं। और ये जो हॉलीडेज आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका में काम चल रहा होता है, उसकी वजह से अपॉइंटमेंट बुक होने के बावजूद भी आगे पीछे हो सकती है। तो उसको आपने बिल्कुल भी हरगिज माइंड नहीं करना। टीम से आप डिस्कस कर लीजिएगा कि कब की अपॉइंटमेंट मिलेगी। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें देसी कल्चर्स में आती है। और मुझे लगता था कि शायद ये देसी कल्चर की प्रॉब्लम है, लेकिन हार्वर्ड तक इसको रिकग्नाइज करके बैठा है। और वो प्रॉब्लम है कि आप अपनी टीम को ये कहते हैं कि इसको अपनी कंपनी समझो, मेरे भाई हो तुम, और ये तुम्हारी ही कंपनी है और जब कमाना है तो मिलके ही खाना है, लेकिन वो नहीं समझ रहे। और आप लाख कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप संडेज को भी क्लाइंट्स को रिप्लाई दे रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप इसको कामयाब बनाएंगे, लेकिन 6 बजे तक अगर आपका वर्क टाइम है तो 6 बज के 1 मिनट के बाद आपको आपके एम्प्लॉयज़ का रिप्लाई नहीं आता। और आप सोच रहे हैं बैठ के कि ये क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, मेरी टीम मेरे साथ अलाइन क्यों नहीं हो रही, और वो अपने आप को ओनर यानी कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव समझ के उतनी ही मेहनत क्यों नहीं कर रहे। तो टर्न्स आउट इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है, मैथ भी इन्वॉल्व है और लॉजिक भी इन्वॉल्व है। ये जो प्रॉब्लम अक्सर सीईओज को आ रही है, मैंने पहले मालकान उनको बोला था, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और जब भी हम फिजिकल वर्ल्ड के मसलों को डिजिटल वर्ल्ड में घुसाने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम से रेज करते हैं। ये डिजिटल बिजनेस है, इसके रूल्स अपने हैं और इसका डॉक्ट्राइन हमने खुद सेट करना है। तो जब जब आप ये कहते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि उसको अपनी कंपनी समझो, लेकिन वो नहीं समझते, ये इट्स नॉट जस्ट मेयर कोइंसिडेंस। इसके पीछे लॉजिक डिक्टेटेड है और वो लॉजिक है, इसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है वो रिकग्नाइज करता है, जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यानी कि आप प्रिंसिपल और वो एजेंट, ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। और इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि आप और आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो अलग अलग ग्रह दिशा में यानी अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे होते हैं। और जब भी किसी रस्सी को अलग अलग डायरेक्शन में खींचो तो तनाव के बायस वो टूट जाती है। तो आपकी एफर्ट किसी और तरफ जा रही है और टीम की एफर्ट किसी और तरफ जा रही है। इस वजह से आप इस लाइजोन को डेवलप नहीं कर पा रहे। द प्रॉब्लम हेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। सीन क्या है इसका? सीन क्या है? देखें, देखें, अगर इस प्रॉब्लम देखें, अगर मैं इसमें डीप डाइव करूं, और मेरे पास कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं उनका हर दूसरे या तीसरे बंदे का कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहता है कि एचआर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में एचआर वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एचआर एचआर नहीं, वो एलआर है। यानी कि लोग अपने आप को बेचना और अपनी पैसों को गैदर करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इससे ऊपर के वो ग्रोथ ड्रिवन हो सके। और उसकी वजह भी हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि हम स्कारसिटी माइंडसेट में बड़े होते हैं। हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमने अपने घर वालों के लिए कुछ करना होता है, उनको डेट से निकालना होता है, या प्लॉट खरीद के घर बनाना होता है, या अपनी शादी करनी होती है, बहनों की शादी करनी होती है, और ये सारे मामलात होते हैं। तो स्कारसिटी माइंडसेट होता है। माइंडसेट होते हैं मनी मेकिंग के। मैं किसी दिन साइकोलॉजी ऑफ मनी पे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि एबंडेंस माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और स्कारसिटी माइंडसेट क्या होता है। बहरहाल, पैसा हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं, बाय प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हर वो इंसान जो आपके पास काम करता है, अगर उसको कहीं और इंक्रीमेंट मिल जाए तो वो इंस्टेंटली ये देखता है कि इससे मेरी मजीद कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। और वो मजीद, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं कि अब मैं ज़्यादा अच्छा दूध पी सकता हूँ, या मैं अब महीने में 2 दफ़ा रेड बुल पी सकता हूँ, या मैं महीने में अब 3 दफ़ा कॉर्नहब की सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ,
मैं ओनली फैंस पे एक और मॉडल को ऐड कर सकता हूं। तो हम स्कार्सिटी माइंडसेट में जी रहे होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी और हम खुद भी। अगर मैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को डीप डाउन आके आपको इक्वेशन की फॉर्म में समझाऊं तो प्रिंसिपल यानी कि आप इक्वेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम आउटपुट प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट वाली इक्वेशन। मीनवाइल जो आपके एजेंट यानी कि आपके एम्प्लॉयज हैं वो जिस इक्वेशन पे चल रहे होते हैं वो होती है मैक्सिमम सेफ्टी प्लस मिनिमम वर्क टू स्टे एम्प्लॉयड, यानी कि अपनी सैलरी सिक्योर करने के लिए मिनिमम काम करना, और दूसरा मैक्सिमम सेफ्टी को करना। और आप चल रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब आप दोनों एक कॉमन गोल पे अलाइंड होने के बावजूद अलग अलग डायरेक्शंस ले रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं। और जब ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं तो इसीलिए आपको हर वक्त गुस्सा आया रहता है कि यार मैं संडे को भी रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय 6 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, मैं 2 बजे तक काम कर रहा होता हूँ, लेकिन जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे जैसा काम करें वो क्यों नहीं कर रहे, और वो ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। इवन कि मैंने उनको थर्सडे को पिज्ज़ा भी खिलाया था और मैंने उनको धमकियां भी दी हैं और वार्निंग भी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद तो सारे काम नहीं हो रहे। दे आर जस्ट डूइंग द बेयर मिनिमम विच इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। मजे की बात तो ये है कि बहुत सारी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहे होते काफ़ी देर टाइम तक। मेरी कंपनी में भी डिलेज हो जाते हैं क्योंकि एचआर को मैं खुद देखता हूँ यूजुअली। लेकिन बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड्स होनी चाहिए। तो कहते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअली अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं और जैसे ही आप थोड़ा सा स्केल करते हैं आप देखते हैं कि आपके क्लाइंट्स को 3-3 दिन रिप्लाई नहीं आ रहा होता बिकॉज दे आर जस्ट एक्टिंग एज एजेंट्स, दे आर नॉट द स्टेक होल्डर्स। टर्न्स आउट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मिलकर इस पर रिसर्च की। उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये प्रॉब्लम इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि द पीपल यू एक्सपेक्ट टू एक्ट एज योर ओन आर बेसिकली द एजेंट्स who are good at mathematics as compared to you। इतनी सी बात है। आपको जो मैथ नजर आ रही है वो मैथ उनको नजर नहीं आ रही। उस मैथ का कॉन्सेप्ट खराब है। वो खराब इसलिए है क्योंकि आप अगर अपनी कंपनी को बड़ा बनाएंगे तो आप तरक्की करेंगे और आप तरक्की करने से लैंड क्रूजर खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपका एम्प्लॉय जो एक फिक्स सैलरी पे बैठा हुआ है वो नहीं करेगा। तो जब उसको तो आप जो जुआ खेल रहे हैं ना उसमें आप अनलिमिटेड अपसाइड की तरफ जा रहे हैं कि आपकी डाउन साइड बहुत थोड़ी और अपसाइड बहुत हाई है, लेकिन वो जिस फ्लास्क में छलांगे मार रहा है वो कैप्ड है। तो जब वो लिमिटेड है तो फिर मिनिमम एफर्ट ही निकल के आएगी क्योंकि उसके साथ इनफ इकोनॉमिक्स अटैच नहीं है। जब मैंने आपको फ्री इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया जो है वो एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप्स इकोनॉमिक्स पे चलती है। देयर इज अ गिव एंड टेक इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो जब भी आप लोगों से उनको एम्प्लॉय करते हैं आप बेसिकली उनसे उनको खरीद नहीं रहे होते, आप उनके स्किल सेट को रेंट पे नहीं ले रहे होते, आप उनसे उनका टाइम ले रहे होते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पे वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। तो टाइम के पैसे होते हैं दुनिया में, आप किसी इंसान का स्किल सेट तो खरीद नहीं सकते। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस बात को इस तरह रिकग्नाइज किया कि जब आप एक कॉमन गोल की तरफ अपेरेंटली अलाइंड हैं तो आप उससे जितना मर्जी लेपापोती कर लें, जितनी मर्जी डिजर्ट दिखा दें, जितनी मर्जी मोटिवेशन दे दें, जितना मर्जी उनको कह दें कि तू मेरा भाई है, ये तेरी कंपनी है, असल में ये नहीं है। और जो लेगेसी सॉर्ट ऑफ वर्कर क्लास थी जो आप समझ लें कि पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के हिसाब से सेकंड या थर्ड जनरेशन थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सेफ्टी मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड करते थे। बट अब लोग इस तरह नहीं सोचते, और वो लोग इस तरह नहीं सोचते क्योंकि उनको लगता है कि जियो आर्बिट्राज करके या कुछ और करके इंडिपेंडेंस रिटेन रहनी चाहिए और कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए हमारी और हमारी कंपनी के दरमियान में। और इसीलिए वो जॉब स्विच करने से घबराते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो बेयर मिनिमम में भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि बीवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं और बच्चे भी जो हैं वो अभी छोटे हैं, तो वो अभी समझ सकते हैं इस बात को कि यार कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बट इतने पैसे हमारे लिए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या रिव्यू किया रिसर्च के थ्रू? उन्होंने ये रिव्यू किया कि गोल्स अलाइंड नहीं है। गोल्स अलाइंड ना, कहने को गोल्स अलाइंड है कि जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन एक्चुअल तो यही है ना कि जो मेरा है वो तेरा नहीं है, और तू जो कुछ भी कर ले तू भी मेरा नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तो क्योंकि गोल्ड अलाइन नहीं है तो ये रस्सी एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, और इस ऑपोजिशन होने की वजह से ही आपके एक्शंस के अंदर ऑपोजिशन आ रही है। और ये कभी एक पेज पे नहीं हो जाती जब तक इसके साथ प्रॉपर इकोनॉमिक्स अटैच नहीं है। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हम डिजिटल सेटिज्म करने की कोशिश करते हैं, और डिजिटल सेटिज्म में हम D+D यानी कि डबल डी के कॉन्सेप्ट को राइज रखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। और डबल डी अगर रियलिटी में बात करें तो डबल डी या तो सिडनी स्विनी है या केट डेनिंग्स है या अलेक्जेंडर डडेरियो है, इसके अलावा और कोई डबल डी नहीं है। सेटिज्म में हम जिस तरह एम्प्लॉयज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो है द D+D कॉन्सेप्ट। D+D कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो हम डंडा देने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनको डराने की कोशिश करते हैं। डंडे का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा। ये
हम डंडा दे रहे हैं और हमने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की हुई है कि हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है ना उसको पूरा पूरा पक्का किया हुआ है, यस किया हुआ है, यस कमांडो किया हुआ है सारे सिस्टम को। बट टर्न्स आउट कि ये हरकत करने की वजह से सेकंड डी जनरेट होता है जिसका नाम है डर, कि आप बेसिकली उनको ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आप अपनी तरफ से डंडा दे रहे हैं ना, ये फैक्ट्री की लेबर नहीं है, ये स्किल्ड वर्कर है, इनको फिजिकल बिजनेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलाना। तो जो डर आप इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जहां ऊपर जानी चाहिए थी नीचे आ जाती है, क्योंकि फिर आप तक एरर रिपोर्टिंग नहीं पहुंचती। और जब आप तक एरर रिपोर्टिंग नहीं पहुंचती, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने सच बोला तो हम पनिश किए जाएंगे, तो फिर इसके रहते वो आपसे सब सही बातों को छुपाते हैं और गलत बात आपके सामने रखते हैं, ताकि उनको पता है कि ये बंदा खुश होना चाहिए, हमारी सैलरी टाइम पे आएगी, XYZ, क्योंकि मूड डिपेंडेंट बातें। तो इमोशनल ब्लैकमेल की बेसिस पे पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है और सॉफ्टवेयर हाउसेज और मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो स्किल्ड लेबर को फैक्ट्री लेबर क्लास की तरह चलाने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ वाई आपका प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम राइज कर रहा है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप चाह रहे हैं कि वो ओनर्स की तरह एक्ट करें, लेकिन वो अपने आप को स्टेक होल्डर नहीं समझ रहे, क्योंकि एट द बेस ऑफ इट उसके साथ प्रॉपर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स अटैच नहीं है, विच मीन्स कि आप और वो रग को दो अलग अलग तरफ पुल कर रहे हैं, और वो क्या होगा, बीच में से फटेगा और आपकी भी फटेगी। अब सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि आप पूछेंगे कि अली भाई आपने बहुत बड़ी बात की है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें भी पता है, लेकिन बात ये है कि अगर उनको भी चंक देने लग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमने फिर झक तो नहीं मार रही ना, तो चंक वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, हमने यहाँ पे कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं खोली हुई, हम कोई इक्विटी शेयर रख के नहीं बैठे हैं, हमारा तो छोटा सा निज़ाम है $2-3 हज़ार का, इसमें से क्या ही स्टेक दे सकते हैं, क्या ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, अब जरनामा देखने आए, कुछ तो लेके जाएंगे। देखें, मेरा जो दोस्त एक रेस्टोरेंट चलाता था ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसका ना चिकन बहुत चोरी होता था, मतलब वेटर आते जाते थोड़ा एक दो बोटियां मुंह में डाल लेते थे। मुंह में डालना वैसे गलत बात है, गिविंग एंड पे, रिसीविंग एंड पे फिर भी ठीक है। तो कंसल्टेंसी के साथ हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार तुम एक काम करो कि तुम इस लॉस को, ये तुम्हारा लॉस ही है, इसको कॉस्ट का पार्ट बना लो, तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि इतने % जो है वो वेटरों के मुंह में चला गया। उसने कहा ठीक है, उसने कर लिया, उसकी अकाउंटिंग सीधी हुई वगैरह वगैरह। इसी तरह प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना अपनी वर्च्यूज और वाइसेस को सही तरह इंटीग्रेट करना नहीं जानते। मैंने पहले भी बताया कि मेरी एज अ CEO सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मुझे क्या आता है, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं आता, किस चीज़ में मैं नालायक हूँ और किस चीज़ में मुझे आउटसाइड हेल्प चाहिए। सिमिलरली मुझे ऐसी चीज़ों का पता है जो इंसानी नेचर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और उनको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे कैसे यूज़ करना है, मतलब अपनी वीकेस्ट किक को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट किक कैसे बनाना है। ब्रूस ली ने भी कहा था कि मैं 1000 किकों की वैरायटी अपने अपोनेंट से नहीं डरता, मैं उस एक किक से डरता हूँ जो उसने 1000 दफ़ा प्रैक्टिस की है। तो इंसानी नेचर के अंदर कुछ वाइसेस हैं, और उन वाइसेस को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट आई डोंट नो इज द राइट वर्ड और नॉट, उनको मैनिपुलेट करके अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ करना। यानी कि सिडनी स्वीनी को पता था कि लोग उसको डम ब्लॉन्डी कहेंगे, तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं हूँ पे डम ब्लॉन्डी, और अमेरिकन ईगल की कैंपेन भी कर दी और बैकलैश भी आ गया और सिडनी स्वीनी सोप भी बना दिया और ये सारा कुछ कर दिया, बिकॉज शी इज यूजिंग द वन थिंग दैट पीपल वुड ट्रोल हर अबाउट फॉर हर ओन स्ट्रेंथ। तो एज अ CEO फिर आपको यही करना चाहिए कि आपको इस ग्रीड, जो कि इंसानी नेचर का एक नेचुरल पार्ट है, इसको एक पार्ट बनाना पड़ेगा अपने कॉस्टिंग स्ट्रक्चर का, एंड यू हैव टू अलाइन द ग्रीड एज इफ इट इज एन इंसेंटिव। कैसी बात की है मैंने? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं है कि अपना प्रॉफिट में से एक चंक आप अपनी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएं। डेफिनेटली ये मतलब नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर लानत है हमारे कैपिटलिस्ट होने पे और हमारे बिजनेसमैन होने पे। तो सोशलिस्ट कॉमन ग्रुप जाके अपने लाल वालों को ज्वाइन कर लें। गेम ये है कि आपको ग्रीड को अलाइन करके सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि जो लीड जनरेट करने वाला है, लीड जनरेट करने वाले के KPI के साथ उसके एक वेरिएबल पार्ट अटैच होना चाहिए। कुछ लोग आपकी कंपनी में ऐसा भी काम कर रहे होंगे जिनके साथ कोई वेरिएबल पार्ट अटैच नहीं है और उन्होंने बड़ा फ्लैट किस्म का काम करना है और उनके साथ कोई सक्सेस भी ग्रैब नहीं है। जैसे आपने उनको कहना कि आपने इतनी ईमेल्स करनी है, उन ईमेल से उसके बाद क्या होगा उन पर डिपेंड नहीं करता, वो क्लोजर पर डिपेंड करता है। तो उसको छोड़ दें, उस लेयर को छोड़ दें। मैं आपको कोर टीम की बात कर रहा हूं कि कोर टीम अगर अपने KPIs अचीव कर रही है तो उसके साथ फिक्स्ड के साथ साथ एक वेरिएबल पार्ट भी होना चाहिए। क्लोजर अगर सेल लेके आता है तो उसका कमीशन उसको जाना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर अगर वक्त पे काम कर रहा है उसका एक इंसेंटिव उसके साथ होना चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की शील्डें डिस्ट्रीब्यूट करके या वंस इन अ वाइल ये अनाउंस करके कि आओ पिज़्ज़ा खाएं
की वजह से आप अच्छे मैनेजर नहीं, आप वीक मैनेजर हैं। ये आपकी कंपनी की इकोनॉमिक्स को सीधा नहीं करेगा। किताबें और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये कहता है कि जब आपने लोगों से प्रोडक्टिविटी ऑफ पीक परफॉर्मेंस निकालनी है तो आपको उसके साथ वेरिएबल कंटेंट अटैच करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा हो। आप मैकडॉनल्ड्स की ऐप यूज़ करते हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं, आप कहते हैं मेरे पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कौन खाऊंगा। कौन बहुत छोटा इंसेंटिव है, लेकिन एक वेरिएबल पार्ट इन्वॉल्व है बहरहाल, जो आपको इस बात पे मोटिवेट करता है कि आई वांट टू डू समथिंग मोर। वो जो आर्नल्ड कहता था ना कि जब मैं रैप लगाता हूँ, जब मेरी बस हो जाती है तो मैं गिनना शुरू करता हूँ, वो इसीलिए था बिकॉज दैट वन मोर विल हैव अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा घंटा काम करना, हर एक डिज़ाइन जो वक्त से 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करके बना होगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है जिसका लीनियर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ है। तो आपको बहरहाल अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी परफॉर्मेंस को लेकर एक वेरिएबल अटैच करना पड़ेगा, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में इस बात का सबूत हो कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूं क्योंकि मेरी कंपनी ग्रो कर रही है और मेरी कंपनी की ग्रोथ सिनोनिमस है। ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा जो अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं चाहते। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा जिन्होंने बिजनेस प्लान नहीं बनाया हुआ। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा जो चिंदी चोरी करके सारे पैसे बचा के अपने क्लाइंट के लिए फोटोशॉप, वीडियो एडिटर, एड्स मैनेजर सब कुछ है। मैं वर्चुअल असिस्टेंट से बात नहीं कर रहा, मैं सीईओ से बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमैटिकली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी के साथ उसके पे स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपनी मार्केटिंग को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वेरिएबल बनानी पड़ेगी कि $1000 के रेवेन्यू के पीछे 200 लगाना है तो 1200 के पीछे 240 लगाना है, परसेंटेज होगी ना। सिमिलरली आपको एक वेरिएबल अटैच करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के बदले तुम्हें बोनस मिल रहा है, ताकि वो इंसान, वो लोग अपने आप को और अपनी कंपनी की ग्रोथ को सिनोनिमस गिन सकें। और वो आजकल के दौर में पैसों के अलावा, या पाकिस्तान में पैसों के अलावा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूएस में होते मैं कहता इक्विटी दे सकते हैं, अगर आप यूएस में होते मैं आपको 3 4 5 बातें और कर देता, लेकिन रियलिटी हमारी ये है कि यहाँ पे आप पैसों के अलावा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सो क्लोजर के साथ आप परसेंटेज ऑफ सेल अटैच करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कुछ और अटैच करेंगे, कोल्ड कॉलर के साथ केपीआई अचीव करने पे कुछ चीज़ें अटैच करेंगे, और वो अटैचमेंट आपको ओवर टाइम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके देंगी। विन विन सिचुएशन क्रिएट करना ही एज अ सीईओ आपका गोल है अपनी टीम के लिए, ताकि जब वो ग्रो हो रहे हों वो अपने आप को आपके साथ ग्रो होता हुआ देख भी सकें, इसको कॉन्सेप्चुलाइज भी कर सकें और उसकी रियलिटी को खा भी सकें। पैसा is the biggest motivator in the scarcity mindset, and that's what you have to crack. You have to integrate the part of greed in their structure so that they start thinking on their own. यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्शन आपको दे दूं कि अगर आपने अब मेरी वीडियो देख ही ली है तो एबनॉर्मल होके या साई होके या पागल होके आपने ये नहीं करना कि जो एम्प्लॉय आ रहा है तुम्हारा वेरिएबल कंपोनेंट है। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान में एचआर चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिस में लोगों को इन्वर्टर हीटर लगा के दें तो वो सो जाते हैं बजाय इसके कि अच्छा काम करने के, और बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव किस्म का नेचर है बोथ फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एंड द मैनेजमेंट साइड। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं ये आपको एक सर्टन फिल्टरिंग प्रोसेस से गुजारने पड़ेंगे। जैसे मेरी कंपनी का फिल्टरिंग प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मनी मोटिवेशन को मारना है, तो फिर लोग ही वो फिल्टर होकर बच जाते हैं जो मनी मोटिवेटेड नहीं, ग्रोथ मोटिवेटेड है, और इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर हमारा बॉस या हमारी कंपनी तरक्की करेगी तो हम भी तरक्की करेंगे। तो फिर उसके लिए पहले मनी मोटिवेटेड को मिटिगेट करना पड़ेगा, एंगर मोटिवेटेड को मिटिगेट करना पड़ेगा, सबर पेशेंस वाले लोगों को मिटिगेट करके एक थोड़ी सी टीम बचेगी जिनके साथ आप ये वाली एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं कि अब वेरिएबल कंपोनेंट भी तुम्हारा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि हर बंदे के लिए ये वाली बात लागू नहीं है। अगर आपकी डेवलपर टीम है और आपने अभी भी उसको रखा है तो बेशक उसको 6 महीने साल के लिए टेस्ट करने दें, टेस्ट होने दें, उसको पक्का होने दें। जब आपको पता लग जाएगा कि अब ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है, तो फिर आप उनके साथ वेरिएबल वाला काम कीजिएगा। बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स ऑन डिफॉल्ट। तो मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने कुछ रिकग्निशन की और रिकग्निशन ये की कि आपके एम्प्लॉयज़ और आप खुद अपनी कंपनी के गोल्स पे चाहे अलाइंड हो ऊपर ऊपर से, लेकिन ये जो अपनी ही कंपनी समझो इस बात को, ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट फिनोमेना एग्जिस्ट करता है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। इस मसले को हल करने की दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं और पाकिस्तान में उसका तरीका है कि आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और पैसे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन ये वाले प्रोसेस में जाने से पहले आपको उनको टेस्ट करना पड़ेगा ड्यू टू योर डॉक्ट्राइन कि ये किन वाली बातों पे हो रहे हैं और किन वाली बातों पे नहीं हो रहे, टिल द टाइम यू टेक देम इनटू दैट वेरिएबल मनी गेम। जो कंसल्टेशन में आता है मैं उसको भी यही बताता हूँ, और अगर आप भी आएंगे और आपको ये प्लान करना नहीं आ रहा कि कैसे प्लान होगा,
किसको मैं किस तरह इंसेंटिवाइज करूंगा, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ फंक्शन बना सकते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक ग्रीड उसका पार्ट बना सकते हैं, बट दिस इज द ओनली वे दैट यू वुड डू इट इन पाकिस्तान। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये सारी गेम किस तरह चल रही होती है और इसको आपने किस तरह क्रैक करना है, और ये किए बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। ड्यू टू द हॉलीडेज दैट आर कमिंग अप, हो सकता है कि आपको आगे पीछे की अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन आप बुक कर लीजिएगा ताकि वेटिंग लाइन कम से कम हो सके। ये वीडियोस हम बनाते हैं और इनको मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट करके और लिंक्डइन पर आकर। ऑब्वियसली लिंक्डइन पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको फॉलो बैक नहीं कर सकता बिकॉज माई नेटवर्क इज़ डिफरेंट, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ कि किस किस ने फॉलो किया एंड एवरीथिंग। तो आई होप दीज वीडियोज़ आर मेकिंग सेंस एंड हेल्पिंग यू आउट देयर। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट।